गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज है 1 अक्टूबर 2022, यानी एक नए मंथ की शुरुआत हुई है। तो एक नए मंथ की शुरुआत एक नए विचार के साथ करेंगे और विचार है हमारे देश के सबसे बड़े विचारक स्वामी विवेकानंद जी का। विचार ये है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार सभी लोगों को सिखाता है कि आपको अपनी मंजिल तक तब तक चलना है जब तक कि वो मंजिल आपको मिल ना जाए। यानी कि आपको पूरी तरीके से अपने मन से जाग जाना है, अपनी पढ़ाई के प्रति जाग जाना है। तो शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर। उसके पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे इस चैनल में कुछ शॉर्ट्स वीडियोस डाले जाते हैं, उनको आप देख के कुछ नॉलेजेबल चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली करंट अफेयर की तरफ। आज की पहली न्यूज़ है लता मंगेशकर पुरस्कार। हमारे देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिनका इसी वर्ष निधन हुआ था, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड है लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि इस वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया है। यानी इंदौर में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। किन लोगों को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 3 लोग हैं। पहले हैं सिंगर कुमार सानू, दूसरे हैं शैलेंद्र सिंह, और फिर है संगीतकार आनंद मिलिंद की जोड़ी। इन 3 लोगों को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए अलग अलग वर्षों के लिए सम्मानित किया गया है। पहले 2021 के लिए कुमार सानू को, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को और 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लता मंगेशकर पुरस्कार एक नेशनल लेवल का पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत 1984 में की थी। इस पुरस्कार के तहत एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा 2 लाख रुपए का कैश भी दिया जाता है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारें ऐसी हैं जो एमपी से पहले भी इस पुरस्कार को प्रदान करती आई हैं। बात करें कि लता मंगेशकर पुरस्कार को पहली बार किसे दिया गया था, तो ये संगीत निर्देशक थे जिन्हें 1984 में ये पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम था नौशाद अली। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, इनको किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कुछ करंट अफेयर के पॉइंट बताएं तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश को अभी पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को 8 अवार्ड भी मिले थे, जिसमें इंदौर को भी एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड आखिर इंदौर को मिला था, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। इसके अलावा बात करें तो इंदौर तो स्वच्छता के मामले में भी टॉप पर है पूरे भारत में। बात करें एमपी की तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की पहली न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है महाराष्ट्र सरकार से, जहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार है। आपको पता ही है एकनाथ शिंदे की सरकार है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उद्धव ठाकरे की सरकार के बाद यहां पर इस समय एकनाथ शिंदे की सरकार है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक फैसला लिया है, और फैसला ये है कि नाथ पाई के नाम पर चिपी हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया है। यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिला पड़ता है, वहाँ पर चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पड़ता है, उसका नाम दिवंगत बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। नाथ पाई की बात करें तो ये स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। 2022 नाथ पाई का जन्म शताब्दी वर्ष है, यानी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके अवसर पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने नाथ पाई के नाम पर चिपी हवाई अड्डे के नामकरण की मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नामकरण से रिलेटेड एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें करंट अफेयर वाले वीडियो में ही मैंने नामकरण से रिलेटेड पॉइंट सारे के सारे बताए थे, तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ठीक है। यानी वैश्विक नवीकरण सूचकांक, हिंदी में बोले तो वैश्विक नवीकरणीय सूचकांक। इसमें भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अब बात आती है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में
6 पायदान की छलांग लगा करके 40वें स्थान पर आ गया है। यानी कि 6 स्थान की छलांग लगाने का मतलब क्या है? पिछली वर्ष भारत 46वें नंबर पर था और इस साल भारत 40वें नंबर पर पहुंच गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड लगातार 12 साल से रैंकिंग टॉप पर ही है, यानी कि ये वो देश है जहां पर नवीकरण सबसे ज़्यादा होता है। बात करें स्विट्जरलैंड की तो इसकी राजधानी क्या है? आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। सूचकांक की शुरुआत 2007 में करी गई थी। सौमित्र दत्ता द्वारा भारत में पहली बार इस सूचकांक की शुरुआत करी गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें नंबर पर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है आकाश अंबानी से। तो आकाश अंबानी जो कि दूरसंचार कंपनी जियो के वर्तमान में प्रमुख हैं। आपको पता है अभी कुछ समय पहले ही 28 जून 2022 को आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। मुकेश अंबानी जी ने अपना पदभार छोड़ दिया था और अपने पुत्र आकाश अंबानी को पूरा का पूरा भार दे दिया था, जिसके बाद से आकाश अंबानी जियो के अध्यक्ष हैं। तो न्यूज़ ये है कि टाइम्स पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं और ये हैं आकाश अंबानी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि टाइम ने 100 नेक्स्ट उभरते नेताओं की जो सूची निकाली है, इसमें रिलायंस जियो के वर्तमान अध्यक्ष आकाश अंबानी एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल हुए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जो कि मनाया गया 30 सितंबर वाले दिन। तो अनुवाद व्यवसाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भाषाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ऐसा मानता है कि बाइबिल अनुवादक सेंट जेरोम का पर्व मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। तो इन्हीं की याद में 30 सितंबर को इस दिन को मनाने की घोषणा करी गई। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को इस दिन की घोषणा करी थी। उसके बाद से 30 सितंबर को यह दिन मनाया जाने लगा। किसकी याद में? तो जेरोम, सेंट जेरोम, ठीक है। 2022 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। क्या रही है थीम? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ में क्या है खास, चलिए देखते हैं। अगली न्यूज़ है विश्व समुद्री दिवस, जो कि 29 सितंबर को मनाया गया। हर वर्ष नहीं मनाया जाता है 29 सितंबर को, इस वर्ष पड़ा है 29 सितंबर को। क्यों पड़ा है? तो हर साल सितंबर का जो आखिरी गुरुवार होता है, जो भी डेट पड़ती है इस दिन, उसी दिन को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में 29 सितंबर को मनाया गया है। पहली बार 1978 में मनाया गया था। तो समुद्री उद्योग में काम करने वालों की कड़ी मेहनत को पहचान दिलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बात करें अगर तो 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सम्मेलन के अनुकूलन के दिन को भी चिन्हित किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी। इस दिन को भी चिन्हित करने के लिए दिन मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस के रूप में। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 की, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हरियाणा से। तो हरियाणा से न्यूज़ ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है हरियाणा में। तो हरियाणा के अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनने जा रहा है, जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने कर दी है। 10,000 एकड़ में फैले इस सफारी पार्क में गुरुग्राम और नूह जिले शामिल होंगे। यानी 2 जिलों को मिला करके जो 10,000 एकड़ की भूमि होगी, वहाँ पर इस जंगल सफारी को बनाया जाएगा। कौन से 2 जिले होंगे? तो एक होगा गुरुग्राम और दूसरा होगा नूह। परियोजना के प्रबंधन के लिए एक अरावली फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में शाहजहां सफारी पार्क, जो लगभग 2,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, यह अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है। यानी कि हमारे भारत में हरियाणा में सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। अगर बात करें अभी तक कौन सा था, तो अभी तक था संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह सफारी पार्क। याद रखिएगा ये पॉइंट, क्योंकि अगर कोई नई चीज़ बनने जा रही होती तो उससे पहले वो क्या थी, ये आपको ज़रूर याद रखना होता है। जैसे कि मोटेरा स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि इसमें वर्तमान में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है पूरे विश्व का। तो आपको ये कमेंट कॉलम में बताना है कि आखिर इससे पहले कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ है बुंदेलखंड से, यानी उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पहला बाघ अभयारण्य विकसित करने की मंजूरी दी गई है, यानी कि बुंदेलखंड में पहली बार बाघ अभयारण्य बनाया जाएगा। तो मंत्रिपरिषद ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह जो टाइगर रिजर्व है 52,989 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2,967 है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में आ जाता है कि 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो आपको टिक करना है 2,967। ठीक है, तो बुंदेलखंड में पहला टाइगर रिजर्व खुलने जा रहा है, यूपी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से। आपको पता है शिक्षा मंत्रालय, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि मोदी जी की कैबिनेट में कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो एकदम नया है, सबसे नया मंत्रालय कौन सा है, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, वो जो मंत्रालय है उसका नाम नहीं बदला गया है, वो एकदम से नया मंत्रालय है, यानी इससे पहले वो मंत्रालय होता ही नहीं था। आप लोग कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। आप जब कमेंट कॉलम में बताएंगे तो आप ये भी बताएंगे कि उसके मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें नंबर के फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022, जिसका उद्घाटन किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसकी थीम। तो इसकी थीम जो रही है वो ये रही है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। याद रखिएगा, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। पहले के समय में क्या होता था कि जो सम्मेलन होता था उससे रिलेटेड केवल ये पूछा जाता था कि कौन से नंबर का था, या फिर कहाँ पर आयोजित हुआ, या फिर इसके अध्यक्ष कौन थे। वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी थीम क्या रही है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो फिक्की का ये वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन हुआ है 13वें नंबर का, जिसमें हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसकी थीम रही है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बेकरी फूड कंपनी ब्रिटानिया, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। आपने खाया ही होगा, ब्रिटानिया बिस्किट्स खाए होंगे, ऐसी काफ़ी सारे आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हुए होंगे ब्रिटानिया कंपनी के। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने रजनीत कोहली को अपना CEO बनाया है। इस पॉइंट को आप वन लाइनर के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कौन सा पॉइंट आ जाए कोई ज़रूरी नहीं होता है, और मैं करंट अफेयर में वही पॉइंट्स रखता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की आखिरी न्यूज़ है विनायक गोडसे, जो कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बनाए गए हैं। यानी नेस्कॉम द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन है जिसका नाम है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है विनायक गोडसे। और विनायक गोडसे राम वेदश्री का स्थान लेंगे, यानी अभी तक राम वेदश्री थे, ठीक है, जो लगातार 6 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो विनायक गोडसे ने पदभार संभाला है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब जैसा कि आपको पता है कि SSC CGL को ध्यान में रखते हुए हम लोग जून से लेकर के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जून का पहला वीक कवर कर चुके हैं और दूसरे वीक का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आज जून वीक के पार्ट 2 की तरफ, जून के दूसरे वीक के पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में होते हैं। तो पहला पॉइंट है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने % हिस्सेदारी खरीदी थी? तो 25%। अगला पॉइंट है, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो ये था चाइना। फिर है, उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो ये थी पृथ्वी 2। फिर है, हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रतन टाटा जी थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव नियुक्त किया गया? तो यह है रबाब फातिमा। जो देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ? तो ये मलेशिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल अफेयर्स के रूप में कि कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये मलेशिया है। फिर केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया? तो ये अग्निपथ भर्ती योजना है।
उसके बाद किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये केरल की राज्य सरकार थी। कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो ये मुंबई है। फिर है गुरुनेदो सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग PDF ले करके इस करंट अफेयर को जरूर लर्न कर लेंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो है स्टैटिक जीके। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 की घटना है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 और बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, बारदौली सत्याग्रह में किस एक व्यक्ति को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी? आप लोग कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। चलती है, बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन। तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन आज का था, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद की जोड़ी को मिला था लता मंगेशकर पुरस्कार। उसके बाद महाराष्ट्र की कैबिनेट ने नाथपाई के नाम पर छिपी हवाई अड्डे का नाम बदल दिया था। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें और स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा। उसके बाद हम लोगों ने जाना, आकाश अंबानी टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल हुए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। थीम रही ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। उसके बाद हम लोगों ने जाना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया 29 सितंबर को, जिसकी थीम रही न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, बुंदेलखंड में पहला टाइगर रिजर्व यूपी सरकार की मिल गई है मंजूरी। उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी थीम रही एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, बेकरी फ्रूट कंपनी ब्रिटानिया के नए CEO बने रजनीत कोहली। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ा, विनय गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO बनाया गया। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर पढ़ी, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर पढ़ लेंगे PDF के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जीके पोर्शन कवर किया, जिसमें हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 और बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। उम्मीद करता हूं आपको इस नए मंथ के पहले दिन का करंट अफेयर का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारे, और हाँ, होमवर्क तो ज़रूर ही करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।